वेलकम एवरीवन। पहले तो मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ कि अ, कुछ एक बंदों ने पूछा है मेरे से कि सर, एक तो आप जो क्लास जो बनाते हो वो बहुत लेट बनाते हो, तो क्लास इमीडिएट नहीं देख पाते हैं। तो भाई, एक तो रीज़न ये है कि लेट बनाने का, मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ वह एक छोटी सी वॉइस को भी डिटेक्ट करता है। तो या तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के बनानी पड़ती है या फिर लेट एट नाइट बनानी पड़ती है, ताकि बहुत कम आवाज़ इधर उधर की आए उसमें, और क्लास एक शांतिपूर्ण बन सके। उसका रीज़न ये है। और आपको पता है कि यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल रहता है, आप उसको देख सकते हो आराम से, ठीक है ना। कुछ बंदों ने पूछा है कि सर एग्ज़ाम कब होगी, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एग्ज़ाम कब होगी और कैसे होगी, ठीक है ना। और कुछ बयान भी आ रहे हैं बोर्ड अध्यक्ष के इसको लेकर, तो मैं कल डाल दूंगा इसके लिए एक वीडियो, ठीक है ना। और एक ने सवाल किया है कि सर ऑनलाइन क्लास देखना ज़रूरी है क्या। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है क्लास, या अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो। अगर आप डेडिकेटेड हो कि मुझे अच्छा परसेंट बनाना है, या अच्छी नॉलेज लेनी है या आगे बढ़ना है, तो जिस तरह से मैं डेडिकेटेड हूँ, लेट एट नाइट भी क्लास बना रहा हूँ, तो आप भी बना सकते हो। एक ने पूछा है कि क्लास बनाने का वास्तव में उद्देश्य क्या है। आपने पढ़ा भी दिया था और अच्छे से क्लियर करवाया था। उद्देश्य ये है कि बेस्ट देना। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, मुझे भी नॉलेज मिल रहा है, और अगर मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उससे किसी को फ़ायदा मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ लिया था वो पढ़ा था। एक तो उसके बारे में पढ़ा था, राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। और आतंकवाद के बारे में हमने पढ़ लिया था, और उन चीज़ों को हमने थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लिया था। आगे हम पढ़ते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं कि भाई, जो भ्रष्टाचार है वह है क्या। उसके बाद में आगे उसके बारे में थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले तो जो भ्रष्टाचार का जो शाब्दिक अर्थ है उसको ही समझने की हम कोशिश करते हैं, और फिर हम उसे समझते हैं। भ्रष्ट आचरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट आचरण। इसका अर्थ है कि ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है, तो वही व्यक्ति क्या कहलाता है, भ्रष्टाचारी कहलाता है। अलग अलग मामलों में अलग अलग व्यक्तियों के रॉन्ग डीड्स हो सकते हैं, यानी गलत काम हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे जो यहाँ पर काम होते हैं वो होते हैं संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई काम ऐसा है जो संविधान के विपरीत जाकर किया जाता है या गलत आचरण से किया जाता है संविधान के खिलाफ, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट आचरण की दृष्टि से किया जाता है, वह अनैतिक होता है और अनुचित होता है, वही भ्रष्टाचार होता है। अब ये क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो परिभाषा के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। तो परिभाषा इसको याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करके और अनैतिक और अनुचित साधनों का प्रयोग करके कोई भी काम किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज करप्शन। भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार को आप एक लाइन में खत्म नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार क्या है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जो एक प्रकार से दीमक की तरह है, वह आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में पाता है। अलग अलग दृष्टिकोणों से आपको मिलेगा भ्रष्टाचार। हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर किस तरह से मिलता है। दो तीन टॉपिक देखते हैं। एक तो जैसे प्रत्येक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ने के लिए भी अपने व प्रत्याशी के प्रचार प्रसार हेतु जो धन की जो आवश्यकता होती है, उसमें अगर मान लो वो गलत या अधिक धन का प्रयोग करते हैं, वहां भी भ्रष्टाचार है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं और व्यापारी है, उनसे अगर वो राजनीतिक रूप से चंदा लेते हैं, तो भी वो क्या है, एक प्रकार से भ्रष्टाचार है। मैंने इसी लाइन पर आपको फोकस क्यों किया है, मैंने इसलिए फोकस किया है कि हमने इससे पहले
राजनीतिक अपराधीकरण पढ़ा है, और हमारे वो दिमाग में वो बात भी है कि राजनीति में जो अपराध जो होता है वह होता है राजनीतिक अपराधीकरण। अब हम भ्रष्टाचार पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक। तो भ्रष्टाचार में भी कुछ सेम सी ही बातें हैं कि राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं और जब अपने प्रचार और प्रसार के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन किससे लेते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और व्यापारियों से जो उनको धन मिलता है, वह भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार ही है। अब आप कहेंगे कि सर औद्योगिक घरानों से मान लो अगर धन मिल भी गया तो वो भ्रष्टाचार कैसे है? भाई भ्रष्टाचार ऐसे है कि जब चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव करवाने हैं या चुनाव के लिए सरकार प्रत्याशियों को टिकट भी दे देती है, उसके बाद में जब चुनाव आयोजित होते हैं तो एक निश्चित एजेंडा होता है कि प्रचार प्रसार में आप इतना ही धन खर्च कर सकते हो, इससे अधिक नहीं कर सकते हो। अलग अलग चुनाव के लिए धन की समय सीमा होती है कि भाई सरपंच के चुनाव में इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, विधायक के चुनाव में इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। वो क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि भाई ज्यादा पैसे अगर खर्च करने की अनुमति देंगे तो लोगों को बांट देंगे और वो वोट खरीद लेंगे, तो एक निश्चित धन खर्च करने की अनुमति होती है। लेकिन औद्योगिक घराने और व्यापारी क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मनपसंद की सरकार आए या मनपसंद के नेता बने। अगर मान लो मनपसंद के उनके नेता बन जाएंगे, सरकार आ जाएगी, मान लो गवर्नमेंट उनकी मनपसंद की आ जाएगी, तो वो क्या होगा, अपने हिसाब से वो क्या कराएंगे, बिल पास करवा लेंगे, नियम पास करवाएंगे, ठीक है ना। और नियम पास कराएंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, उनके जो नीति नियम निर्माण के जो भी कानून हैं, वो गलत तरीके से वो पास करवाएंगे, गलत आचरण करके, और वही चीज क्या हो जाएगी, भ्रष्टाचार हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो राजनीतिक जो दल होते हैं, चुनावी पार्टियां होती है, उनके माध्यम से जो राजनीतिक चुनाव में धन का प्रयोग करना भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार है। तो इस उदाहरण का आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जैसे मान लो खरीद है, अनुदान की हम बात करते हैं, अनुदान है, निर्माण है, लाइसेंस है, परमिट है, आवंटन है, ऋण है, नियुक्ति है, स्थानांतरण आदि क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का प्रयोग होता है। अब मैं आपको एक टॉपिक समझा देता हूँ। अनुदान का मतलब क्या होता है? अनुदान का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कोई भी फैक्ट्री लगानी है या कोई भी कृषि का काम, मान लो कुछ भी, जैसे हम क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं, तो सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कि आप फला फसल बोएंगे तो इस पर इतना अनुदान मिलेगा, यानी 100 रुपए खर्च करेंगे तो 10 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। या फिर उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि भाई अगर आप सोलर लाइट लगाएंगे, सोलर प्लेट लगाएंगे, मान लो आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो उस पर सरकार की तरफ से आपको 33% अनुदान मिलेगा, लगभग 33,000 रुपए मिलेंगे। अब इस अनुदान में क्या होता है, इसमें भ्रष्टाचार होता है। जो अनुदान देने वाले होते हैं, इसको पास करने वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारा 10% कमीशन हमारा होगा, तब जाके हम अनुदान पास करेंगे। तो यहाँ भी भ्रष्टाचार है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं। भाई गाँव में जो सड़क बनती है, ठीक है ना, उसके लिए भी जो निर्माण जो होता है, उसमें भी आपको पता है भ्रष्टाचार होता है। लाइसेंस की हम बात करते हैं, भाई जैसे उदयपुर में ही कई प्रकार की खाने हैं, जब इन खानों का परमिट या लाइसेंस इनको मिलता है सरकार की तरफ से, तो अपने मनपसंद व्यक्तियों को खाने दी जाती है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। परमिट परमिट भी एक प्रकार से लाइसेंस की तरह ही है कि किसी भी कंपनी है, किसी भी कंपनी को परमिट परमिट देना या सरकार की तरफ से उसको अनुमति देना, जैसे कि चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक क्या बनानी है, रोड बनानी है, और मान लो वो 150 किलोमीटर की है। अब 150 किलोमीटर का जो हाईवे बनेगा वो कौन सी कंपनी बनाएगी? वो परमिट देती है सरकार। अब वो अपनी मन मर्जी से परमिट देगी या किसी ऐसी कंपनी को परमिट देगी जो सरकार का हित रखती है, या सरकार अपने हिसाब से परमिट देती है, नियमों के हिसाब से परमिट नहीं मिलता, तो भी वो भ्रष्टाचार है। आवंटन भी कुछ ऐसा ही है कि किसी भी क्षेत्र में आवंटन अलग अलग वितरित करना। ऋण की बात आती है, भाई सरकार क्या होती है, जो औद्योगिक रूप से काफी जो फैक्ट्रियां होती है अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती है, सरकार बैंकों के माध्यम से ऋण क्या कराती है, अवेलेबल कराती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हर कोई इंसान को या हर किसी किसान को या आम आदमी को सरकार के नियमों के हिसाब से ऋण ना मिलकर सरकार अपने व्यक्तियों को ऋण दे, वो भी भ्रष्टाचार है। नियुक्ति प्रक्रिया, जैसे उदाहरण के तौर पर टीचरों की नियुक्ति होती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें बिल्कुल से एग्जाम की प्रोसेसिंग नहीं होती है,
और बिल्कुल ईमानदारी से पेपर नहीं होता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? तो ये भ्रष्टाचार के बहुत सारे रूप है। स्थानांतरण की बात करते हैं, जैसे किसी का भी ट्रांसफर करना है तो भी उसमें पैसे चलते हैं, वो भी भ्रष्टाचार है। तो ये काफी उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने इसने समझाया है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से क्या है, भ्रष्टाचार शामिल है। तो आपको सब पढ़ना कैसे है, इसमें आपको सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है वो याद कर लेनी है कि भ्रष्टाचरण जो संविधान के खिलाफ हो और जो नीति और नियमों के हिसाब से नहीं हो, और गलत आचरण क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, फिर वो भ्रष्टाचार को आगे जब आपको समझाना हो, अगर निबंधात्मक क्वेश्चन लिखना हो तो आपको आगे समझाना है। दो तीन उदाहरण दे देना। एक तो राजनीतिक जो दल होते हैं वो व्यापारियों के माध्यम से धन लेते हैं और अनुचित तरीके से चुनाव लड़ते हैं, वो भी भ्रष्टाचार है। उसके बाद में किसी भी प्रकार का अनुदान हो गया, आप लिख भी सकते हो, अगर मैं बता रहा हूँ आपको अनुदान समझ में नहीं आया वहां लिखना हो तो, अगर आप एग्जाम में ये लिखते हो वहां पर उदाहरण देते हो अनुदान, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बंदे ने वास्तव में पढ़ाई की है, क्योंकि अनुदान का मतलब भी उसको आता है। उसके बाद में लाइसेंस है, परमिट है, आवंटन है, ऋण है, नियुक्ति है, स्थानांतरण है। ये उदाहरण अगर आप वहां देते हो आप, तो आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है वहां पर एग्जाम में। ठीक है ना, उसके बाद में भ्रष्टाचार के परिणाम। तो सीधी सी बात है कि जब हम भ्रष्टाचार के परिणामों की जब हम बात करते हैं तो अच्छे परिणाम तो आ ही नहीं सकते ना, गलत ही परिणाम आएंगे ना। तो सीधी सी बात है कि सारा, अब इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। देखो कैसे समझना है, मेरा क्लास का उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आए। और आप जैसे भ्रष्टाचार क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेगा कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वहां मैं चाहता हूँ कि आपका एक ऐसा स्टैंडर्ड हो लिखने का कि एग्जामिनर वास्तव में प्रभावित हो, आपके अच्छे नंबर आए हैं वहां पर। पहला टॉपिक है जैसे कि सार्वजनिक निर्माण कार्य व स्तर जो होता है वो घटिया होता है, तथा अनेक बार ये कार्य केवल कागजों पर ही होकर रह जाते हैं। भाई जैसे कि आपके गांव में कोई भी सड़क का निर्माण हुआ है और वो सार्वजनिक निर्माण कार्यों में आता है, अब वहां पर हुआ क्या कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि वहां के सरपंच मिलकर और जो भी राजनेता है वो मिलकर पैसे खा गए, और 10 लाख रुपए अगर सड़क के लिए आए हैं तो वहां 2 या 3 लाख रुपए ही सड़क के लिए लगाए हैं। तो अधिकतम 6 महीने चलेगी सड़क या 1 साल चलेगी, उसके बाद में बारिश होगी और वो खुद जाएगी वापस से। तो सार्वजनिक जो निर्माण के जो कार्य है उनका जो स्तर जो होगा वो क्या होगा, घटिया होगा। किसके कारण, भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, उसके बाद में है कि योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है, यहाँ से समझो, मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना यहाँ से, नियुक्ति के माध्यम से। अरे भाई, जब वास्तव में ऐसे लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, परीक्षा अच्छी तरह से नहीं होगी, भ्रष्टाचार होगा, तो ऐसे लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी जो काबिल लोग बाग है, तो उनको समुचित अवसर नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार हो जाएगा, ये भी दुष्परिणाम है ना। उसके बाद में गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बिल्कुल से पड़ेगा। समाज में आर्थिक विषमता पनपती है, इससे गरीबी और अमीरी की क्या जो खाई होती है वो अधिक चौड़ी हो जाती है। भाई अगर भ्रष्टाचार होगा तो जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है वो तो किसी भी रूप से अपना आर्थिक स्तर बढ़ा लेगा, लेकिन जो गरीब लोग बाग है वो तो अधिक गरीब होते जाएंगे ना, तो जो गरीब और जो अमीर के बीच की जो खाई है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि काले धन का क्या लगता है, अंबारा लगता है। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था क्या बन जाती है, पंगु बन जाती है। भाई ऐसा पैसा जो कानून के विरुद्ध काम करके कमाया गया हो, तो लोगों बागों के पास, काफी लोगों के पास ये पैसा तो रहेगा, लेकिन वो ऐसा पैसा होगा जो ना तो बैंक में होगा ना किसी के पास होगा, ना ही आम जन में जाएगा वो। क्योंकि किसी के पास मान लो 10 करोड़ रुपए है और भ्रष्टाचार से उसने कमाए हैं, तो ये तो कन्फर्म है ना कि वो 10 करोड़ रुपए को ना तो बैंक में जमा करवाएगा ना ही किसी को देगा, क्योंकि ये जमा करवाएगा तो पता चल जाएगा भाई कहाँ से लेकर आया तू इतने पैसे। अब ये रिजर्व बैंक ने तो ये पैसे जारी कर दिए, लेकिन ये फिर भी काम नहीं आ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार क्या है, दुष्परिणाम है। अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगी, पंगु बन जाएगी। भाई अगर ये 10 करोड़ रुपए सभी लोगों के पास होते, वितरित होते, तो ये काम आते हैं ना। उसके बाद में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, किसी कारण से मिलता है बेरोजगारी को बढ़ावा, भ्रष्टाचार के कारण मिलता है। भाई जब जिन लोगों को वास्तव में रोजगार मिलना चाहिए, जो पढ़ लिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा और ऐसे व्यक्ति नियुक्त होकर आएंगे जो काबिल नहीं है, तो बेरोजगार कौन रहेंगे, जो पढ़े लिखे लोग बाग हैं और जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है, किसी कारण, भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से दुष्परिणाम है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि आम आदमी का सरकारी तंत्र पर क्या घटता है, विश्वास घटता है।
इससे जनहित के मुद्दों पर लोगों में असंतोष पनपता है। अगर भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो जाता है कि इससे आम आदमी परेशान हो जाता है, तो जो सरकारी जो तंत्र है, सिस्टम है, उस पर आम आदमी विश्वास नहीं करता है और उसका विश्वास घटता है। उसको लगता है कि सरकारी पूरी भ्रष्ट है, सभी लोग बाग भ्रष्ट है, ठीक है ना। और उसमें क्या पनपता है, असंतोष पनपता है, किसके प्रति, लोकतंत्र के प्रति असंतोष पनपता है, ठीक है। उसके बाद में 8वां पॉइंट, उच्च स्तरों पर पनपने वाला भ्रष्टाचार निचले स्तर के कर्मचारियों को निकम्मा और कामचोर बना देता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मान लो उच्च स्तर की बात करते हैं, जैसे मान लो जिले में कलेक्टर है या उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, मान लो वो भ्रष्ट हो गए, या फिर हमारे जो राजनेता है वही भ्रष्ट हो जाएंगे, तो उनके नीचे अधिकारी रहेंगे वो भी भ्रष्ट होंगे, और अधिकारियों के नीचे जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। और वो अगर मान लो भ्रष्टाचार भ्रष्ट भी नहीं होंगे ना, भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे, तो वो कम से कम निकम्मे और कामचोर जरूर बन जाएंगे। मतलब वो काम ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे आराम से। तो ये भ्रष्टाचार के कारण बहुत से जो एस्पेक्ट है वो हमारे सामने निकल कर आते हैं। इसको मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अगर आपका मीडियम लेवल का पेपर बनता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छे से समझ लेना, इसको लिख लिख के थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेना। अब सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, तो एग्जाम में अगर कोई भी सवाल ऐसा आ जाए घुमा फिरा के, रोकने के उपाय, कोई भी ऐसी चीज हो जिसको रोकने के उपाय पूछे, तो रोकने के उपाय वही होंगे जो उसके होने के रीजन है, कारण है। भ्रष्टाचार जो होता है उसके जो कारण है, अगर उनको हटा दिया जाए वही रोकने के उपाय बन जाएंगे। हम देखते हैं कौन कौन से उपाय है, ठीक है। उपाय में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कानून बने हुए हैं। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक कानून सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया है। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही कर रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सजा दिलाते हैं, ठीक है ना। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली भी लागू की है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को सतर्कता अधिकारी बनाया गया है, और यह अधिकारी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करता है। इस संबंध में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर बिल्कुल से अपन को लग रहा है ना कि यार कितना गजब सिस्टम बनाया गया है, सतर्कता आयुक्त भी बना दिया गया है, भ्रष्टाचार निरोधक टीम भी बना दी गई है ना। लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार रुकेगा कब, कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकारी होना चाहिए। क्यों भाई, अगर नागरिक वास्तव में जानकार होंगे नियम क्या है और सरकारी गतिविधियां क्या है, तो जब कोई भी कर्मचारी उनके पास आएगा और भ्रष्टाचार करने की कोशिश भी करेगा, तो वो बिल्कुल से वो नीति नियमों का हवाला देगा लोग बाग, कोई भी आम आदमी, कि देखो साहब नियम यह है और आप गलत काम कर रहे हो। तो वहां से ही भ्रष्टाचार रुकेगा। जब आम आदमी को पता ही नहीं होगा कि वास्तव में समस्या क्या है, नियम क्या है, नीति क्या है, तो वो तो कर्मचारी जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। उदाहरण के तौर पर सीधी सी बात है कि जैसे मान लो कोई पटवारी है, बंदा जाता है उसके पास साइन करवाने के लिए भी जैसे मान लो 100 रुपये मांगेगा वो। अब व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ये 100 रुपये रिश्वत के है कि वास्तव में नियम है, नीति है, कानून क्या है। और जैसे मान लो 100 रुपये नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या बोलना है, कहाँ पर जाना है। मान लो 1000 रुपये की रिश्वत मान ली, तो उसके खिलाफ वो कहाँ पर जाएगा, किसी आम आदमी को पता ही नहीं है। तो उसके लिए उसको जानकारी होगी तभी तो वो जाएगा ना आके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास जिला स्तर पर। लेकिन ये कब होगा, जब उसको नियमों और प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों की पूर्ण जानकारी होगी, ठीक है ना। उसके बाद में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया के द्वारा कठोर दंड दिए जाने की भी आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है कि बंदे को पता चल गया है कि रिश्वत ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। अब कार्यवाही नहीं होती है तो क्या होता है, दूसरे जो कर्मचारी है उनमें किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता है भ्रष्टाचार को लेकर, वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। उसको पता है कि यार उसके ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसको वास्तव में तुरंत दंड मिले, तो दूसरों में भी व्याप्त होगा कि नहीं नहीं यार देखो उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया था,
तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये प्रणाली कब होगी, जब वास्तव में उसको त्वरित दंड दिया जाए, इमीडिएट उसको पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में है कि सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए, अधिकांश मामले पारदर्शी रहे। इसका मतलब यह है कि पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि सरकार में जो भी काम होते हैं वो आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि वास्तव में सरकार में क्या हो रहा है। जब आम लोगों को पता होगा तभी तो उनको पता चलेगा ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब उनको पता ही नहीं होगा, उदाहरण के तौर पर भाई चाकुड़ा में अगर कोई 10 लाख रुपए की सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, अब इस बात की जानकारी लोगों को भी है, भाई पैसे कितने आए हैं, 10 लाख रुपए आए हैं, और वास्तव में उनको लगेगा भी हाँ भाई 10 लाख रुपए के लगभग सड़क भी बनी है, ठीक है चलो। लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि 10 लाख रुपए की सड़क आई है, 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से पास हुए हैं, भले ही सड़क में 2 लाख रुपए लगा के काम कंप्लीट कर दो, उनको क्या पता रहेगा। तो ये कब होगा, जब सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए, उनको सब पता रहना चाहिए आम जनता को, ठीक है। उसके बाद में भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो लोक सेवक होते हैं, मान लो कोई भी नेता है, उन्होंने जो भी गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वो जब्त कर लेनी चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, जो नेता जो लोग बाग होते हैं, ये किसी भी कानूनी दाव पेच से या अपनी पावर से या अपनी दाव दौलत से क्या करते हैं, जो फर्जी प्लॉट होते हैं या बिल्डिंग्स होती है उन पर क्या कर लेते हैं, अवैध कब्जा कर लेते हैं। अब इनके पास संपत्ति तो बढ़ गई ना अवैध कब्जे से, अब इनको भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो ये गलत तरीके से जो अर्जित की गई संपत्ति है उनको क्या कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। उसके बाद में है उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से नीचे तक पहुंचने चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई भी योजना आई, और ऐसी योजना आई है कि भाई किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जाएंगे, ताकि किसानों को फसल बीमा मिल सके और फसल के खाद बीज के लिए ये रुपए उपलब्ध हो सके। अब जयपुर में बैठकर सरकार ने ये निर्णय तो ले लिया, लेकिन वहां से 400 किलोमीटर दूर जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर ये निर्णय किस तरह से लागू होगा, इसकी भी प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी उच्च स्तर पर जो निर्णय लिया गया है उसको नीचे स्तर पर पहुंचने में भी त्वरित गति से काम होना चाहिए, यहाँ से ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके भ्रष्टाचार नहीं होगा। सार्वजनिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। बेनामी सौदा अधिनियम निषेध जो अधिनियम है 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है ना। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पूरी तरह से जांच पड़ताल की। अच्छा, बेनामी सौदा जो निषेध अधिनियम है, ये क्या है, एक प्रकार से जो लोगों के पास जो संपत्ति है, ऐसी संपत्ति है जो जिसका उनके पास कोई ब्यौरा ही नहीं है, उसके लिए बनाया गया एक कानून है 1988 में, ठीक है ना। राज अगर आपको याद नहीं होता है तो इतनी जटिल याद नहीं करना है, मोटे मोटे पॉइंट आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। भाई राजनीतिक दलों को मान लो चुनाव लड़ने के लिए अगर 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं या 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो उनकी जांच भी की जानी चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कि किसी व्यापारी से तो नहीं आ रहे, किसी औद्योगिक घराने से तो नहीं आ रहे, गलत तरीके से तो ये विदेशों से नहीं आ रहे, ठीक है ना, किसी गलत आतंकी संगठन से तो उनको नहीं मिल रहे हैं ना, ठीक है ना, तो इनकी भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तो ये आज हमारी क्लास हुई भ्रष्टाचार के बारे में। आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन कर दी है, आपको एक तो उसकी परिभाषा याद रखनी है किसकी, भ्रष्टाचार की। हम चलते हैं, भ्रष्टाचार क्या है ये थोड़ा बहुत आप परिभाषा समझ लेना। उसके बाद में क्या है, उसमें 2-3 आपको उदाहरण देने हैं यहाँ पर, भाई किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद में उसके रोकने के उपाय है, ठीक है ना, रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं ये हमने पढ़े। तो एग्जाम में अगर मान लो आपके सामने यही क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, हर किसी आपको पॉइंट बना के रखने हैं कि भाई मैं किस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन करूंगा। पहले मुझे परिभाषा लिखनी है, ठीक है ना, परिभाषा लिखने के बाद में उसको एक्सप्लेन करना है कि वास्तव में वो चीज क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, जैसे मान लो। उसके बाद में उसके रीजन क्या है, कारण क्या है, और जब कारण ही हमें पता होंगे उसके, तो रोकने के उपाय भी हम उसके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लिखते समय एग्जाम में हमें क्वेश्चन की प्रभाविता को मेंटेन रखना है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है कि वास्तव में हमने पढ़ा है तो एक अच्छा उसमें हम लिखे, ठीक है ना, वो अच्छे पॉइंट उसमें शामिल करने हैं, ठीक है ना। ओके, 2-3 चीजें हैं कि एक तो आप ये बताइए कि भाई क्लास से थोड़ी क्लियरिटी से आ रही है ना,
और आवाज़ समझ में आ रही है ना? और फिर भी और एक चीज़ बताइए कि आपको समझ में तो आ रहा है ना? यानी यूज़फुल तो है ना आपके लिए क्लास? ठीक है? थैंक यू।